हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केशव बानू क्लासेस। तो पहले हमने बायोलॉजी के क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद कुछ मॉडल पेपर सॉल्व किए और आज हम फिजिक्स के स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में सबसे पहला हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीछे पेपर में भी आ रखे हैं और आगे फिर आने के चांसेस हैं। तो देखिए साथ साथ में मेरे साथ सॉल्व करिएगा, पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा आराम से, उसके बाद आंसर अपने कॉपी में नोट करिएगा और लास्ट के अंदर जब वीडियो खत्म हो जाए तब अपने आंसर मेरे आंसर से मिलाना और देखना कि कितने सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उनका ध्यान रखना ताकि वो आपको पेपर में कहीं दिख ना जाए। चले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है ये आपको बताना है। जूल है, न्यूटन है, मीटर है या फिर डाइन है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है साहब? न्यूटन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। साथ साथ में हम बात करते हैं कि जूल किसका होता है, मीटर किसका होता है और डाइन किसका होता है। तो जूल किसका एसआई मात्रक होता है? देखो मैंने नीचे काम की बातें लिख रखी हैं, इनको भी आपको ध्यान से रीड करना है। साथ साथ में मैंने यहाँ पर एक नोट्स की तरह बना दिया है ताकि हमारे एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएं। ठीक है, देखिए इस काम की बात को। सबसे पहले बल, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ध्यान रखना, न्यूटन को एन से व्यक्त करते हैं। फिर आता है कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा। कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और जूल को हम किससे व्यक्त करते हैं? जे से। ठीक है, नीचे मैंने ऊष्मा लिख रखा है, ऊष्मा का भी मात्रक क्या होता है? जूल। क्लियर। फिर आओ आवर्ती। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को कैसे लिखते हैं? एच। एच लिखेंगे और उसके नीचे क्या लगाएंगे? जेड। ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज। फिर आओ दाब। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल। ये आपको ध्यान रखना है। और पास्कल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी ए। क्या लिखेंगे? पी ए, पास्कल। तो ये हो गए हमारे कुछ ऐसा ही मात्रक। यहां पर देखो एक आया है मीटर। मीटर किसका ऐसा ही मात्रक होता है? बोलेंगे लंबाई का। किसका ऐसा ही मात्रक होता है? मीटर, लंबाई का। डाइन, डाइन ऐसा ही मात्रक नहीं है। कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। और ये किसका होता है? बल का होता है। किसका होता है? ये बल का होता है। कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है साहब, सीजीएस। ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि यदि P, F तथा A क्रमशः दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो सही है। यानी P इक्वल टू क्या होगा? M अपॉन ए होगा, A अपॉन M होगा, F अपॉन ए होगा या A अपॉन F होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है साहब कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब यानी कि P, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये हमें पता है। बल का कैसे लिखते हैं? बल को लिखते हैं एफ। क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं? क्षेत्रफल को लिखते हैं साहब ए। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? F अपॉन ए। कौन सा है ऑप्शन? देखिए P बराबर F अपॉन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। अब हमने फिर से काम की बात लिख रखी है, हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख रखे हैं यहाँ पर आपके लिए। उन सूत्र को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है फोर्स का यानी बल का। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। एफ बराबर m इंटू ए। एम यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, ए क्या है? त्वरण। ये बल का फॉर्मूला होता है। फिर दूसरा देखिए त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला लिख रखा है v माइनस यू अपॉन टी। ये गति की प्रथम समीकरण होती है। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर u प्लस ए टी। इसी से हमने a का फॉर्मूला बनाया है। क्या बनाया है? a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो कई जगह आपको v बराबर u प्लस ए टी लिखा हो सकता है और कई आपको a का फॉर्मूला मिलेगा v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो गया त्वरण का फॉर्मूला। क्लियर। फिर तीसरा हमने लिख रखा है आवर्ती का। आवर्ती बराबर क्या होता है? एक बटा आवर्तकाल। आवर्ती बराबर क्या होता है? एक बटा आवर्तकाल। अगर इसको सिंबल की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये आवर्ती का साइन है। आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा? एक बटा आवर्तकाल। और आवर्तकाल को कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी से। तो कई बार फॉर्मूला आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। इसको बोलते हैं म्यू और इसको बोलते हैं कैपिटल टी। तो म्यू बराबर 1 अपॉन टी। क्लियर। फिर देखिए ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिख रखा है। क्या लिख रखा है? F इक्वल टू
जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। संवेग का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं कितनी बारी, क्या होता है P बराबर m इंटू वी। m क्या होता है द्रव्यमान, v क्या होता है वेग। फिर आओ सरल लोलक का आवर्तकाल। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया परीक्षा के अंदर। सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला बहुत बार आया हुआ है परीक्षा के अंदर, तो इसको रट लेना। क्या होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई बाई रूट ऑफ L अपॉन जी। T इक्वल टू, साथ साथ में बोली मेरे, T इक्वल टू 2 पाई बाई रूट ऑफ L अपॉन जी। ये होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला। अब देखो कैपिटल T मैंने बताया ना, कैपिटल T का मतलब क्या होता है आवर्तकाल। तो T इक्वल टू 2 पाई बाई रूट ऑफ L अपॉन जी। रट लेना, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, या तो आपको क्वेश्चन दे देंगे इस पर या सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ लेंगे। फिर आओ कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन या बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये होता है कार्य का फॉर्मूला। कार्य का सही मात्रक जूल। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mgh ठीक है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है हाइट। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर या इसी का दूसरा होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये भी बहुत बार आया हुआ है पेपर के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि गतिज ऊर्जा का निम्न में से फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन कुछ ऐसे देंगे 2m अपॉन पी स्क्वायर, पी अपॉन 2m, m स्क्वायर। इस तरह से आपको चार ऑप्शन दे देंगे, सही ऑप्शन बताना होगा। तो क्या आंसर जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। फिर दाब का एच डी जी, जहां पर एच क्या है हाइट है, डी क्या है आपका घनत्व है, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, दाब का फॉर्मूला होता है एच डी जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके हमेशा यूज में आते हैं, वो वाले फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपका रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। जैसे मैंने क्या बनाया, एक वेग समय का ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ है और मैंने इस तरह से बना दिया कुछ। यहां पर मैंने लिखा v, यहां पर मैंने लिखा t। अब आपको बताना है कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, जो ढाल होती है, जो स्लोप होती है, उससे हमें क्या मिलता है। तो देखो मैं ढाल को कैसे लिखते हैं, v अपॉन टी। ठीक है, v अपॉन टी, यानी ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा। तो v अपॉन टी, v अपॉन टी क्या होता है सर, v अपॉन टी तो त्वरण होता है। v अपॉन टी क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ पे मैं डेल्टा v भी लगा सकता हूँ और डेल्टा t भी लगा सकता हूँ, यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या प्राप्त होता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें त्वरण प्राप्त होता है साहब, त्वरण, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहीं पर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे मैंने काम की बात में लिख रखा है पहले से ही कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बताता है, विस्थापन। अब क्षेत्रफल में हमेशा क्या करना है, आपको गुणा करनी है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो गुणा करनी है, और ढाल निकाल रहे हो तो भाग देना है। तो गुणा करनी है तो v इंटू टी करो। v इंटू टी क्या होता है, v इंटू टी तो साहब विस्थापन होता है, या दूरी होती है, या क्षेत्रफल होता है। तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के समय क्या करना है, गुणा करनी है। तो v इंटू टी क्या हो जाएगा, s। s का मतलब विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या बताएगा, विस्थापन बताएगा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताएगी, वेग। जैसे मैंने लिखा s अपॉन टी, यहां पर अब क्या ले लो, v की जगह क्या ले लो, s ले लो। तो s अपॉन टी या डेल्टा s अपॉन टी, यानी स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। तो विस्थापन समय की प्रवणता हमें क्या बताएगी, वेग बताएगी। क्लियर। फिर लिख रखा है तमें त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब गुणा कर दो। तो त्वरण की और किसकी गुणा करनी है, समय की। त्वरण की और समय की। तो a इंटू टी क्या होता है, a इंटू टी क्या हो जाएगा, v। a इंटू टी क्या हो जाएगा, v। यानी त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा, किसको बताएगा, वेग को बताएगा। किसको बताएगा, वेग को। तो यहीं पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्या हो गए, क्लियर हो गए एक क्वेश्चन के अंदर ही। समझ आ रहा है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 0.75 किलोग्राम, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, ये आपको बताना है। जैसे मान लीजिए ये एक छत है, यहां से नीचे मैंने एक डोरी लटकाई और उसके नीचे एक पिंड लटका दिया, कितने द्रव्यमान का, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का। अब आपको बताना है कि यह डोरी है वो पिंड पर कितना बल लगा रही है। तो देखिए क्या होगा, ये नीचे की तरफ भार लगाएगा, क्या लगाएगा, भार m इंटू जी, और डोरी में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव। डोरी में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव।
ये तनाव ही है, वो क्या होगा, इस पिंड पर लगाया गया बल होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो T इक्वल टू किसके होगा, T किसको बैलेंस कर रहा है, T किसको संतुलित कर रहा है, T संतुलित कर रहा है mg को। तो T इक्वल टू हो गया mg, T बराबर m की वैल्यू 0.75। ठीक है जी, अब जी देखो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है, ब्रैकेट में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जी इक्वल टू 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर कुछ ना कहा जाए तो हमें जी कितना लेना है, 9.8। जी कितना लेना है, 9.8। अगर 10 लेना हो तो वो अपने आप ब्रैकेट में देगा, आपको क्वेश्चन के अंदर देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब हमें जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको गुणा करोगे, तो आपका आंसर आएगा 7.35 न्यूटन। ठीक है, 7.35 न्यूटन, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ आया। T इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू रखी 0.75, जी कुछ नहीं कहा है तो सर 9.8 लेंगे, गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा, 7.35 न्यूटन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है, एक न्यूटन है वो कितने डाइन के तुल्य होता है। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूटन और डाइन दोनों ही किसके मात्रक हैं, बल के मात्रक है। एक है वो एसआई मात्रक है और एक है वो सीजीएस मात्रक है। तो एक न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन, 5 डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो मैंने कुछ और एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे एक जूल, जूल और अर्ग दोनों किसके मात्रक होते हैं, कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा के मात्रक होते हैं। एक जूल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये आपको सारे के सारे डाटा याद करने हैं। इसी तरह एक बार, बार किसका मात्रक है, आपके दाब का मात्रक है। तो एक बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर हो जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, एक वायुमंडल दाब बराबर 760 mm ऑफ Hg, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 101.3 किलो पास्कल, तीनों ही बराबर हैं। ठीक है, तीनों ही एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हैं। फिर आओ एक कैलोरी, एक कैलोरी के बराबर, एक कैलोरी कितने होती है, 4.2 जूल, एक कैलोरी कितनी होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। फिर आओ एक किलोवाट हावर, KWH, एक किलोवाट हावर, एक किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 टू द पावर 6 अर्ग के बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 टू द पावर 6 अर्ग के बराबर होता है, कितना, एक किलोवाट हावर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 गुणा 10 टू द माइनस 19 जूल। और एक एंगस्ट्रॉम है वो 10 की पावर माइनस 4 माइक्रोन के बराबर होता है। ये थोड़ा कम फेमस है 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रॉम है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर हुआ, ये सारे बातें आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो गलत करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा, नए क्वेश्चन अपलोड होंगे, नए मॉडल पेपर अपलोड होगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन के जरूर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, देखो, स्थिरावस्था में द्रव, स्थिरावस्था में द्रव है वो आपके दबाव किधर डालता है, स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है वो दाब किधर डालता है, केवल लंबवत दिशा में दाब डालता है, सभी दिशा में दबाव डालता है, केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, या फिर नन। तो ध्यान रखना, जो स्थिर अवस्था के अंदर जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं के अंदर क्या डालता है, दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव लगाता है, सभी दिशाओं में क्या लगाता है, दबाव लगाता है। ध्यान रखना, केवल नीचे की दिशा में नहीं लगाता, सभी दिशाओं में या चारों दिशाओं में दबाव लगाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा मार्क कर लेना, क्योंकि ये आपके लेवल का क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक साइकिल सवार एक निश्चित बिंदु x से चलता है और r त्रिज्या के वृत्त में चलते हुए बिंदु y पर पहुंचता है, तो साइकिल सवार का विस्थापन कितना होगा। अब विस्थापन की परिभाषा क्या होती है कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के जो बीच की सीधी दूरी होती है वही क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की
सीधी दूरी वो उसका क्या होता है, विस्थापन। तो देखो डायग्राम के अंदर देखो, उसने क्या कहा कि एक्स से चलना प्रारंभ करता है, तो एक्स उसका क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु। फिर वो चल करके कहां जाता है, घूम करके यूं आता है वाई पर, तो वाई उसका क्या हो गया, अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु और ये प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या है, ये है। कौन सी है सीधी दूरी, ये है, ऊपर वाली नहीं है। सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी क्या है, ये है। तो ये क्या होगी, किसके बराबर हो गई, ये हो गई हमारे, ये देखो ये इसका सेंटर, यहां से यहां तक इसके परिधि तक जो लाइन खींचूंगा वो क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या की वैल्यू क्या होती है, सभी वृत्त के अंदर समान होती है। तो ये आर है, तो ये भी कितनी होगी, आर ही होगी। तो आर और आर ये कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 2r। टोटल कितना हो गया, 2r। तो विस्थापन कितना हो गया, टोटल 2r। अब 2r वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, कौन सा हो गया, 7th का सी, 2r। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। यहां पर आपको ब्रैकेट में दे रखा है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी g की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 9.8 लेनी है। 2 किलोग्राम का एक पिंड है, ये मान लो एक 10 मीटर ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है। ठीक है, और ये हो गया हमारा फर्श। ये बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंचाई की, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। यहां से मैंने एक पिंड गिराया, इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, 2 kg। ठीक है, 2 kg पिंड है, उसको 10 मीटर ऊंचाई से गिरा रहा हूं। अब ये पूछ रहा है कि जब ये जमीन पर पहुंचेगा, जब भूमि पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहां पर देखो, यहां पर पहले इसके पास कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं कहा गया कि इसको फेंका गया है, इसको क्या किया गया है, छोड़ा गया है। तो छोड़ा गया है, तो इससे पहले इसके पास कुछ ऊर्जा है, उस ऊर्जा का नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा। उस ऊर्जा का नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जब ये भूमि पर आ जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो सारी की सारी ऊर्जा कहां गई, सारी की सारी ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है, वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की क्या है, बराबर है। तो हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, बोलेंगे mgh। जो पीछे फॉर्मूला बताया था ना स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर हो गई, mgh के, यानी mgh। अब कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू 2, g हमने कितना कहा है 9.8, h कितना है 10। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 196। क्या लिखेंगे आगे, जूल, 196 जूल। तो इसका राइट आंसर हो गया 196 जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है आपके। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, ये आपको सीधा याद रखना है। वहां पर आपको सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा आपको याद रखना है कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मत करना, क्या होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखना, किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग का आपसे फॉर्मूला पूछे तो वो मैंने नीचे लिख रखा है, क्या होता है, बाई रूट ऑफ 2rg, बाई रूट ऑफ 2rg। पलायन वेग है वो कक्षीय वेग का कितने गुना होता है, तो बोलेंगे √2 गुना होता है, √2 गुना होता है। अब कक्षीय वेग क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ एक मान लो कोई उपग्रह है, वो क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है। तो जब चक्कर लगाता है तो वो एक कक्षा के अंदर घूमता है, और कक्षा के अंदर जब घूमता है तो उसके जो कुछ वेग होगा, उस वेग को हम क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग। उसके वेग को हम क्या बोलेंगे, कक्षीय वेग। पलायन वेग का मतलब क्या होता है कि वह वेग जिससे वो कक्षा को छोड़ करके बाहर क्या कर जाए, पलायन कर जाए, उस कक्षा को छोड़ करके बाहर पलायन कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग। तो जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग का कितने गुना होता है, √2 गुना होता है, √2 गुना होता है। यानी अगर किसी उपग्रह की चाल को √2 गुना या 41% बढ़ा दें, तो उपग्रह क्या करेगा, अपनी कक्षा को छोड़ देगा और बाहर क्या कर जाएगा, ऐसे पलायन कर जाएगा, उस कक्षा को छोड़ करके बाहर पलायन कर जाएगा।
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि पलायन वेग है वो कक्षीय वेग का कितने गुना होता है, √2 गुना होता है, √3 गुना होता है, वगैरह वगैरह। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, तो बोलेंगे 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये पूछा तो बहुत कम गया है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख लेना, ज्यादातर तो पृथ्वी का पूछा गया पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा का कितना होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है, ये आपको बताना है। शून्य होता है, अनंत होता है, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम होता है, या फिर नन होता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पृथ्वी है और ये इसका क्या है, केंद्रक है, ठीक है। अगर एक वस्तु यहां पर पड़ी है, पृथ्वी पर पड़ी है, तो पृथ्वी क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो यहां पर उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ उसको भार महसूस होगा। लेकिन जब वही वस्तु क्या आ जाए, केंद्र के ऊपर आ जाए, केंद्र पर आ जाए, तो चारों तरफ से देखो क्या लगेगा, बराबर आपके फोर्स लगेगा, बराबर खिंचाव होगा। तो बराबर खिंचाव होगा तो यहाँ पर कोई भी भार इसको महसूस नहीं होगा, इस वस्तु को कोई भी भार महसूस नहीं होगा। तो इसका भार कितना हो जाएगा, शून्य। कितना हो जाएगा, शून्य, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, शून्य। क्लियर। अब देखो जी का मान, कुछ काम की बातें देखते हैं। जी का मान, जी का मान न्यूनतम कहां होता है, बोलेंगे भूमध्य रेखा पर होता है। अधिकतम कहां होता है, बोलेंगे ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर चले जाओ, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सरफेस है, अगर मैं इससे ऊपर जाता हूं तो भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। इससे नीचे आता हूं, केंद्र की तरफ आता हूं, तो भी जी का मान घटेगा। और पृथ्वी के केंद्र पर आ जाऊंगा तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब देखो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर वर्तमान गति से 17 गुना ज्यादा घूर्णन करे, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी है। अगर पृथ्वी है वो जो अभी घूर्णन कर रही है, उससे 17 गुना ज्यादा तेज गति से क्या करे, घूर्णन करे, तेज गति से घूमे, तो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं रखी है उसका वस्तुओं का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, भारहीन हो जाएगी वो। फिर देखो, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होगा, घटेगा। चंद्रमा पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना। चंद्रमा पर जो आपकी जी का मान होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितने गुना होता है, 1/6 गुना। 1/6 गुना होता है, ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रमा पर जी का वैल्यू कितनी होती है, 1/6 ऑफ जी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि किसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की फॉर्मूला क्या होता है। F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। अब ये कह रहा है कि उनके बीच की दूरी कितनी कर दे, दोगुनी कर दे। दूरी दोगुनी कर दी तो नया फोर्स हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश। एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2, ये तो सेम ही है। आर मैंने कितनी कर दी, 2r कर दी, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4r स्क्वायर। 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4r स्क्वायर। अब ये देखो, ये वाली चीज आपने पहले कहीं देख रखी है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर देख रखी है, क्या होता है ये तो पहले वाला बल था, यानी F था, बटा क्या आ गया, 4। यानी पहले वाले बल का गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 1/4। अगर ऐसे आता 4F आता तो हम क्या बोलते हैं, 4 गुना हो जाएगा। F अपॉन 4 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, डी। 11th का राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी। क्लियर। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 केजी है, 72 केजी है। चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। यहां पर कुछ बलते क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। वो क्या करेंगे, सीधा फटाफट क्या करेंगे, 720 यानी mg में 6 का भाग लगाएंगे, तो 12×72 यानी 120। ठीक है, 120, और 120 पर क्या करके आ जाएंगे, राइट करके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, 120 हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, उसने क्या पूछा है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 केजी है, चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है। ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर इसने क्या पूछा है कि चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा,
तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। यहाँ पर इसने क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान सभी जगह क्या रहता है, समान रहता है, चाहे आप इसको पृथ्वी पर ले जाओ, चाहे बृहस्पति पर ले जाओ, चाहे चंद्रमा पर ले जाओ। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, 72 केजी है, तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, 72 केजी होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आने लायक क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, शक्ति। शक्ति होती है, शक्ति इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, कार्य अपॉन समय। यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन सी। अगर शक्ति का मात्रक पूछे तो क्या बोलोगे, वाट। क्या बोलोगे, वाट। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो मैंने ऊपर एक फॉर्मूला बताया था पहले आपको कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। मैंने बताया था ये भी फेमस फॉर्मूला है, ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है सीधा। अब इसने क्या कहा है, देखो संवेग अपरिवर्तित रखते हुए, यानी संवेग को चेंज नहीं करना है, द्रव्यमान क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तो द्रव्यमान दोगुना कर दिया तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू द्रव्यमान मैंने कर दिया 2 गुना। तो ये क्या चीज है, ये आपने देख रखा है, ये क्या चीज है, ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2, यानी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ हो गई, आधी हो गई। तो ऑप्शन सी, आधी रह जाती है। अगर द्रव्यमान दोगुना कर दिया तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। एक समान वृत्तीय गति में क्या नहीं बदलता, अचर क्या रहता है, चेंज क्या नहीं होता है। तो जैसे एक समान वृत्तीय गति है, मैं एक सर्किल बना रहा हूं, ये सर्किल बनाया और यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, कोई कण है, वो ऐसे घूम रहा है, एक समान वृत्तीय गति हो रही है, तो यहाँ पर क्या चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए, चाल, रेखीय वेग, त्वरण या अभिकेंद्री बल। अब देखो जो तीनों ऑप्शन है, रेखीय वेग, त्वरण और बल, ये तीनों कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां, ये सदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां में क्या होती है, दिशा होती है। क्या होती है, दिशा। यहां पर हो सकता है इसके परिमाण में चेंज ना हो, लेकिन इसकी दिशा में क्या होगा, लगातार चेंज होगा। तो दिशा में चेंज होगा, इसका मतलब ये राशि भी क्या रहेगी, चेंज होगी। तो चाल कैसी राशि है, चाल राशि है, अदिश राशि है। चाल क्या होती है, अदिश होती है। अदिश का मतलब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो यहाँ पर नियत क्या रहेगा, अचर क्या रहेगा, चाल। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, चाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है, यानी जब उसको आभासी भार अपने वास्तविक भार से क्या लगे, ज्यादा लगे, तो लिफ्ट कहां जा रही है बताओ, नियत वेग से नीचे की ओर, नियत वेग से ऊपर की ओर, नियत त्वरण से नीचे की ओर, या नियत त्वरण से ऊपर की ओर। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नियत त्वरण से ऊपर की ओर। जब लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ये एक लिफ्ट है और ये ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आभासी भार, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति है, तो इसका सामान्य अवस्था में तो भार क्या लगेगा, mg। लेकिन जब ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगी तो आभासी भार भी लगेगा, कितना लगेगा, m इंटू ए। तो टोटल भार कितना हो जाएगा, इसका आभासी भार कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। तो भार क्या हो गया, देखो बढ़ गया, पहले क्या था, केवल mg था, अब ma और जुड़ गया, तो पहले वाले भार से क्या लगेगा, इसको ज्यादा महसूस होगा, सामान्य भार से ज्यादा महसूस होगा। जब आपकी लिफ्ट कहां जाए, ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाए, ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नीचे मैंने देखो थोड़ा बता भी रखा है, जब ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगी तो भार बढ़ा हुआ दिखेगा, और ए त्वरण से नीचे की तरफ आएगी तो भार घटा हुआ महसूस होगा। अगर लिफ्ट है वो ए त्वरण यानी जीरो त्वरण से जा रही है, ए इक्वल टू कितना हो, जीरो हो, तो ना तो भार में कोई भी परिवर्तन उसको महसूस नहीं होगा, जितना भार जमीन पर होगा उतना ही वो लिफ्ट के अंदर, चलती हुई लिफ्ट में महसूस करेगा। फिर नीचे आते हुए अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति को अपना भार क्या हो जाएगा, महसूस ही नहीं होगा, शून्य भार महसूस होगा। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है कि अगर एक व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है और अचानक डोरी टूट जाए तो लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आएगी तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। जी त्वरण से वो क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो जी त्वरण से जो नीचे की तरफ आएगी तो वहां पर उसको भार अपना महसूस
नहीं होगा, भारहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारहीनता। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको पता है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत में, ध्वनि में, यांत्रिक में या भाप में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन क्या करेगा? हम बोलेंगे ध्वनि ऊर्जा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से और भी कुछ युक्तियां होती है जो क्या करती है? ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम करती है। जैसे कि जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करती है? विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करती है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, गोबर गैस, ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन मिस कर देते हैं बच्चे। क्या होगा? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक होता है, वो होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखो कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे सीएनजी, सीएनजी का कई बार नाम पूछा हुआ है। क्या होता है पूरा नाम? सीएनजी का पूरा नाम होता है, वो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य घटक क्या है? मेथेन। इसका मुख्य घटक क्या है? मेथेन। 83% इसके अंदर क्या पाई जाती है? मेथेन पाई जाती है। फिर एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी गैस के सिलेंडरों के अंदर इस गैस के साथ तीक्ष्ण गंध के लिए एथिल मर्केप्टेन नामक पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके अंदर हमें क्या आती है? उसकी अपने स्मेल आती है, गैस की स्मेल आती है ना, वो किसके कारण आती है? एथिल मर्केप्टेन के कारण होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए गोबर या जैव या बायोगैस, गोबर गैस या जैव गैस या बायोगैस, इसका मुख्य घटक क्या होता है? CH4 यानी कि मीथेन। CH4 यानी कि मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, गोबर गैस वाला ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट चर्चा के अंदर है मीथेन। और मीथेन का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं क्या होगा? CH4, CH4, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं फटाफट। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? जो पहिए के अंदर जो बेयरिंग लगे होते हैं उसका काम क्या होता है? घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो गतिज घर्षण होता है उसको बेलन घर्षण में बदलना, ये काम किसका होता है? बेल बियरिंग का, यानी बॉल बियरिंग का काम होता है। अब थोड़ी सी घर्षण की बात कर लेते हैं। तो घर्षण देखो, घर्षण का काम क्या होता है? घर्षण हमें चलने में सहायक होता है। घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। अगर मैं आपको एक सरफेस दूं जहां पर क्या लगा हुआ है? तेल लगा हुआ है। तो तेल लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पर घर्षण क्या है? बहुत कम है। तो घर्षण कम होगा तो हमारा पैर क्या होगा? वहां पर फिसलेगा, हम आसानी से नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो घर्षण क्या करता है? हमें चलने में सहायता करता है। वाहन के ब्रेक, एक मान लो जो कार है वो इस सरफेस पर आ रही है, ठीक है, इस सरफेस पर चल रही है, उसने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाए तो क्या कार क्या हो गई? फिसलेगी, फिसलेगी, रुकेगी नहीं, फिसल जाएगी। तो वाहन के ब्रेक लगाने में भी क्या होती है? घर्षण सहायक होता है। और मशीनों के टूट फूट में भी घर्षण क्या होता है? सहायक होता है। घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। अब देखो, जो लोटनी घर्षण होता है, एक मान लो पहिया है, तो पहिया क्या करता है? पहिया जब आगे चलता है तो कैसे लुढ़केगा? तो लुढ़केगा, जो वस्तु लुढ़कती है उसके अंदर कौन सा घर्षण होता है? लोटनी घर्षण होता है। कौन सा घर्षण होगा? लोटनी घर्षण होगा। जो वस्तु लुढ़कती है उसमें कौन सा घर्षण होता है? लोटनी घर्षण होता है। और एक मैंने मान लो जो मेरे पास कोई टेबल है, उस टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ, इस तरह से खींच रहा हूँ। तो खींच रहा हूँ तो ये लुढ़केगी नहीं टेबल, ये क्या करेगी? फिसलेगी। तो फिसलेगी तो वहां पर कौन सा घर्षण होगा? स्थैतिक घर्षण होगा। वहां पर कौन सा घर्षण होगा? स्थैतिक, या फिर आप कह सकते हो गतिज घर्षण होगा। ठीक है, तो लोटनी घर्षण है वो स्थैतिक या गतिज घर्षण से सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण का जो मान होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है? स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पत्थर को ठोकर मारने के व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है?
पत्थर को अगर हम ठोकर मारते हैं तो हमें भी क्या लगती है, चोट लगती है, हमें भी क्या होता है, दर्द होता है। तो उसका क्या कारण है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग? तो इसका कारण फेमस है, वो क्या है? प्रतिक्रिया। हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? थर्ड लॉ है। कौन सा नियम है? थर्ड लॉ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन आज के। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में जरूर बताना। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आपको साइंस के या मैथ्स के नोट्स चाहिए तो नोट्स हम आपको अपलोड करा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 701 483 14 63, 701 483 14 63, इन नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दी जाएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।